बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और आज इस हफ्ते के पहले शो के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरवला हसन। और जब मैं बात करने लगी थी शो से पहले तो मेरे कान में आवाज है कि अब आप बात करेंगी वीकेंड खत्म होने की। तो मैंने जी बिल्कुल ऐसा ही है, वीकेंड खत्म होने की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा और जिसने प्लम्बर का काम कराना था, किचन का काम कराना था, सारे काम आपने वीकेंड में करा लिए होंगे। माशाल्लाह, इसका मतलब है इस हफ्ते आप काफी प्रोडक्टिव था। लेकिन उसके साथ साथ वैलेंटाइन डे था, जिन्होंने वो बनाया उनकी तो बहुत अच्छा हो गया होगा वीक। लेकिन सो आई होप कि ये आने वाला जो वीक है आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छा हो। आप इस पूरे वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो हिट बात रही वो पार्टी हो रही है। हमने देखा ट्रेंड मुसलसल चल रहा है और दुनिया भर में चल रहा है। कल इंडिया से कुछ ट्वीट्स हमने देखा आई और इस वक्त वो एक क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है। और कल हसन अली की वीडियो में तो और आग लगा दी जब सीरीज जीत के उन्होंने कहा कि हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हमारी पार्टी हो रही है सीरीज जीतने के बाद। अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से अच्छी खबरें कम आती है, वो अच्छी खबरें आ रही है। वी आर वेरी हैप्पी। चौलिस्तान के अंदर रैली हो रही थी, इधर क्रिकेट हो रही थी, अब पीएसएल आ रहा है, क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट होती रहेगी इस पूरा महीना। और अच्छा वैसे हम थोड़ा सा बता दें कि हमारे एक्सप्रेस पे भी ना बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है पीएसएल को लेके, तो स्टे ट्यून्ड, हम इसके हवाले से अपडेट करेंगे। खुद को स्पेशल नहीं, खुद को नहीं। अच्छा खैर आगे बढ़ते हुए हम एक तो मंडे है, सो हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड। हम ये कहना चाहते हैं दूसरा ही कि दिन का आगाज पॉजिटिवली होना चाहिए। मौसम की सूरत हाल ये है कि लाहौर में आज भी धुंध है और इस हवाले से अगर आपने कोई भी अपने ट्रैवल प्लान्स करने तो वो कर लीजिए। और गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, इस पर हम आगे भी चल के बात करेंगे, जिसमें जो ओन मनी का कल्चर है मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर उसको डिस्करेज करने के लिए अगर नई गाड़ी आप मंगवा के उसको फौरन से बेचेंगे 3 महीने के अंदर तो 2 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ओन मनी आप नहीं ले पाएंगे, वो लोग जो लेते हैं। टेक्निकल बात है जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आगाज करेंगे हम आज की हेडलाइन से। हेडलाइंस आपने जाने, क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी, कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी हैं। यस, स्पेशल सेगमेंट्स भी उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले ओब्वियसली बड़ी खबर है तो बात होगी सेनेट इंतखाबात की। 3 तारीख वैसे तो हतमी है, लेकिन उससे पहले जो शोर है वो जोरों शोर से जारी है। 3 मार्च को सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात होने हैं, हमें मालूम है। इससे पहले हम तमाम सियासी जमातों के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब हतमी नाम सामने आ गए हैं और आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। बिल्कुल, अब तक इलेक्शन कमीशन को 100 से ज्यादा कागजात नामजदगी मौसूल हो चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन की बात करें तो अब दोनों अपनी जानिब से जीत के हवाले से और सरप्राइज देने के हवाले से दावे करें। साथ साथ ओपन बैलेट की बात करें तो इससे मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आज जो दायर हुआ था उस पर आज समाअत हो रही है। अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की है और वाज़ेह किया है कि सेनेट इंतखाबात कानून नहीं आइन के तहत होंगे। उधर सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी ओपन बैलेट और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात का सिलसिला जारी है। हुकूमती शख्सियात ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में सियासी वफादारियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने सेनेट इलेक्शन को चोरों के खिलाफ जंग करार देते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी किया और अब खुद शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, और कल शेख रशीद साहब की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि बिकने और बकने वालों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसने बिकना है उसकी कीमेगी वो बिकेगा, चाहे बैलेट ओपन हो या ना हो। शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। गुड मॉर्निंग शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल आपने कुछ बातें की, कुछ लोगों को उसमें से कुछ बातें बड़ी हार्श भी लगी, जो आपने टीयर गैस के हवाले से बात की। खैर उस बारे में तो बाद में बात करेंगे। येट आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, जो सदारती रेफरेंस आप लोगों ने निकाला था, उसके बाद आज हियरिंग हो रही है कोर्ट के अंदर। कोर्ट की राय मांगी थी आपने। इन केस अगर कोर्ट आपके खिलाफ राय देता है तो इसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं हुकूमत की पोजीशन पर, खास तौर पे विफाक में जो सेनेट की सीटें? देखिए, कोई मैं ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहा। ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। कोर्ट ने फैसला करना है कि ओपन करना है या सीक्रेट करना है। अगर ओपन हो जाता तो कम से कम सारे मेंबर वाजे हो जाते। लेकिन चले, सीक्रेट अगर होगा तो सीक्रेट में भी जिसने जो करना है वो करना है। इस मुल्क में काउंसिलों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इलेक्शनों में भी होता है, ये तो सेनेट है। अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के नामजद करदा मेंबरान जीतेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, ऑपोजिशन ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो इंतखाबात से पहले जो मुबीना खरीदो फरोख की जो वीडियो की है, इससे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असरअंदाज करने की कोशिश की है। किस हद तक आपको ये कोर्ट किसी चीज से असरअंदाज नहीं होती जी। ये बातें पाकिस्तान में
जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है, देखे ना 64 मेंबर एक तरफ होते हैं, अंदर जाते हैं तो 44 रह जाते हैं। ये भी तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि 11 मेंबर एक दीवार के फासले के बाद बदल जाते हैं। तो सो पाकिस्तान में सियासत अपनी नौयत की है। ठीक है, आपको लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को? विफाक के अंदर आपके जो उम्मीदवारान हैं उनकी तो चलें अपनी जगह, लेकिन पीडीएम की तरफ से सैयद यूसुफ रजा गिलानी है, साबिक वजीर आजम है, और मुकाबला तो इलेक्शन में होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला क्यों इसमें काफी हद तक, क्योंकि शेख साहब आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं ना, काफी हद तक आपको जोड़ तोड़ पता होता है कि कौन किसकी तरफ जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई टूट भी रहा है मेंबर, तो इम्कानात क्या है? आप बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन क्या देख रहे हैं विफाक के अंदर खास? इंशाल्लाह हफीज शेख जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक स्टेटमेंट आपने दी, कल कुछ साफियों ने के हवाले से मैंने तो मजाकन किसी और तरफ बात कही। हाँ, लेकिन कल कुछ साफियों ने इस पर बड़ा एतराज किया और उन्होंने कहा, उन्होंने इसको आपके गुरूर से तशबीह दी। शेख साहब, मैं ये मजाकन भी नहीं कहनी चाहिए, मैं तो किसी और तरफ इशारा कर रहा था, इस पर मैं माजरत खा हूँ जारी। और क्या आपने इसमें धमकी भी दी है पीडीएम को कि मजीद टीयर गैस हम उन पे करेंगे, या वो भी मजाकन का आपने? मैं वैसे ही हल्की फुल्की बात कर देता हूँ बात का। हमें तो सुनने में मजा आता है, लेकिन कुछ लोग इसको सीरियस ले जाते हैं। अच्छा, कल आपने ऑफर मौलाना साहब से बात का समझ नहीं जा सकती। हाँ। सरकारी मुलाजमीन में ये पे एंड पेंशन कमीशन का फौरी फैसला होना चाहिए। 22 महकमों को बहुत ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं, बाकियों को कम मिलती हैं, यह नाइंसाफी है। पे एंड पेंशन कमीशन फौरी तौर पर अपना फैसला करे और मसावी करे तनख्वाहों। और जहाँ तक पीटीएम का आएगी कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। हलवे की ऑफर क्यों वापस ले लिया आपने? अब आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है या ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए आप? हुकूमत कॉन्फिडेंट हो गई है? हलवे की ऑफर, कल आपने हलवे की ऑफर वापस ले ली ना, कहा कि मौसम बदल गया, अब हलवा नहीं खिलाई। मौसम बदल गया, मार्च में चले गए, उस वक्त दिसंबर की बात थी, अब मार्च की बात है, 4 महीने आगे चले। तो मार्च में कोई नई डिश की ऑफर करते हैं? आप उस कंजबी के बारे में सोच इसका मतलब है कि वेलकम करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये भी बताइए कि इस वक्त पीडीएम के हवाले से बिल्कुल आपको लगता है कि पीडीएम की पॉलिटिक्स आपको कोई भी टफ टाइम नहीं देने जा रही आने वाले वक्त के अंदर? और नेक्स्ट 2 इयर्स इकोनॉमी को लेकर पीटीआई के आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि सूरत हाल अभी तक तो बड़ी हमारे लिए इकोनॉमी को ठीक करना में अहम है जी, और इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जिस हाल में मिली वो बहुत मुर्दा घोड़ा थी, उसके रिंग पिस्टन इकोनॉमी के बैठे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो। ठीक है, पीएसएल शुरू हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, आप वजीर दाखिला हैं और मुल्क का मस्बत इमेज दुनिया भर में जाना बहुत जरूरी है। आपकी क्या तैयारी है इस इवेंट को लेकर? देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। कराची में 40-42 मुल्क दुनिया के इस वक्त अमन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सारे मैसेजेस दुनिया में जाते हैं, दुनिया के मीडिया की तरह। हमारे मीडिया में तो सिर्फ सियासत ही ज्यादा चल रही है, लेकिन दुनिया में ये इमेज आ रहा है पाकिस्तान का बेहतर, और पाकिस्तान की फौज ने अपनी जानों की कुर्बानियां देके इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया है। ये उनका इस मुल्क और कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। शेख साहब, किस टीम को सपोर्ट करें आप पीएसएल में, ये बताएं। नहीं, मैं तो इतना ठीक देखता ही नहीं है, शुरू से फैसला। कप्तान आपके इमरान खान है, क्रिकेट से तो दिलचस्पी आपकी और पिंडी से आपका ताल्लुक है, वहां से बड़े जबरदस्त क्रिकेटर्स भी आए हैं। खैर, ये तो लाइटर नोट पे था। इन दी एंड इंडिया के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई, कल पुलवामा वाक़े को की एनिवर्सरी भी थी और भारत की जो सुबकी हमने की, और 27 फरवरी भी आने वाली है। इस वक्त भारत का जो चेहरा दुनिया भर के सामने शेख साहब बेनकाब हो रहा है, इस को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले वक्त के लिए कश्मीर कॉज को किस हद तक हेल्प करेगा ये? देखिए, कश्मीर कॉज में कोई भी हुकूमत हो वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है, और इमरान खान साहब ने ये केस 2-3 मरतबा यूएन में भी उठाया है जी। असल मसला जो है कि इंडिया जो है वो डिक्लाइन है, और कोविड के भी वहाँ बड़े असरात हुए हैं, उसकी इकोनॉमी भी डिप्रेस है, और कश्मीरी अपनी तारीख, अपनी जिद्दोजहद अपने खून से लिख रहे हैं, और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से हो रही है उसका भी दुनिया नोटिस ले रही है। तो हिंदुस्तान के लिए कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है, और वो मसाइल में घिरा हुआ है, और उसके मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो किसानों का मामला है, इस पे आपकी क्या राय है शेख साहब? किसान सरदार जितने हैं जी वो डटे हुए हैं, बहुत बड़ी स्ट्राइक है ये, बहुत बड़ी स्ट्राइक है, और दुनिया की स्ट्राइकों में एक स्ट्राइक है जो मजदूर काश्तकार जो हैं वो अपने ट्रैक्टर समेत स्ट्राइक पे हैं, और इससे भी इंडिया की जो ज़री मामलात हैं वो मुतासर होंगे, उसकी ज़राअत जो है उसके मसले पैदा होंगे, ओवरऑल इंडिया मिसाइल में 2-4
ठीक है, ठीक है। शेख साहब, इन दी एंड ये जो वकीलों का मामला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर चूंकि हुआ है और इसमें इस्लामाबाद पुलिस का भी स्टेक मौजूद है, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेट था। आप इस पे क्या राय रखते हैं? हुकूमत इस पे क्या राय रखती है? कोई तबसरा नहीं करता, ये जज का मसला है। पुलिस का ना इसमें कोई रोल था और ना पुलिस ने कोई रोल अदा किया। कल भी जो लोग आए उन्हें एक्सप्रेस चौक तक आने की इजाजत दी है, लेकिन ये मसला बीच में पड़ के हाई कोर्ट का और बार का मसला ये उन्हीं जगह पे हल करना है, वजारत दाखिला का तो इसमें कोई रोल नहीं। ठीक हो गया, ठीक ठीक है। थैंक यू शेख साहब, हर मौजू के ऊपर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीबन हमने जो भी सवाल आपसे किए, इस बार से कंजवीन मिलेगी, हलवा नहीं। हाँ, ऑफर वापस हो गई है, लेकिन ये पहले भी हलवा खिला रहा नहीं था शेख साहब ने, मुझे लगता है वैसे ही ऑफर की थी। लेकिन शेख साहब के आने के बाद स्ट्रैटेजी में एक तब्दीली हमने देखी है। पहले हुकूमत रुकावटें जरूर खड़ी कर रही थी, लेकिन जब से शेख साहब आए हैं तो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है। हम अगर शराय दस्तूर के एहतजाज की बात करें तो कुछ मामला ऐसा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात के हवाले से शेख रशीद साहब तो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो उनके लहजे से मुझे अंदाजा हुआ, जो कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बात उन्होंने कहा कि अगर सीक्रेट हुआ या ना हुआ तो उससे मुझे कुछ लगा, क्योंकि शेख साहब इन्फॉर्म्ड आदमी है, सो मे बी कोई खबर इसमें भी हो। बहरहाल उन्होंने क्या बात की आपने सुना। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो आगे बढ़ाते हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और इस शेर और ऐसे कई लाफानी अशार के खालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की 152वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान गालिब था। वो 27 दिसंबर को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को नई वुस्अत बख्शी। उनके बारे में मशहूर था कि वो जिंदगी के मुशाहिदात, हकायक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और उसे बड़ी ही सादगी से आम लोगों की समझ बूझ के लिए बयान कर देते थे। इब्तिदा में फारसी और मुश्किल उर्दू जबान में शायरी करते थे। मुहासिरीन के तानों के बाद आसान जबान, तखय्युल और फलसफियाना अंदाज में ढाला कि कोई और शायर उनके मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आता था। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में मोहब्बत और जिंदगी से वाबस्तगी भी बड़ी शिद्दत से नजर आती है। जी, अब मिर्ज़ा गालिब के हवाले से हमने आपको ये बताया भी और उन्हें आज एक्सप्रेसो में आज हमने ट्रिब्यूट भी पेश किया। मुझे एक गजल उनकी याद आ रही थी तो मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहा वो जरा उसके कुछ शेर में, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और ऐसे कई अशार मिर्ज़ा गालिब के हवाले से हम अगर पढ़ना शुरू करें और बोलना शुरू करें, सुबह को हमने थोड़ा सा शायराना बनाया। और जब भी उर्दू शायरी का जिक्र आता है, ख़ास तौर पर मिर्ज़ा गालिब का जिक्र आता है, और मिर्ज़ा गालिब का जिक्र ऐसे आता है कि जैसे एक चीज़ की तख्लीक कार होते हैं, बनाने वाले होते हैं, तो मिर्ज़ा गालिब का जिक्र ऐसे ही, उनका कद ऐसा ही है। आज उनकी बरसी है तो इस मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से है, कुछ सेगमेंट्स हैं जो आज हमारे स्पेशल मंडे के दिन होते हैं। सो स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे भारत की, तो मोदी सरकार के आने के बाद हिंदुस्तान इस वक्त ऐसा लगता है कि तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। तासुब पसंद पॉलिसियों के बायस भारत के तमाम इदारे ज़बूहाली का शिकार नजर आते हैं और इससे तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहती है। लेकिन जो वक्त गुजर रहा है, एक के बाद एक साजिश तो नाकाम हो ही जा रही है। दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा भी आ रहा है। मैंने इससे पहले जब शेख साहब से हमारी बात हो रही थी तो पुलवामा का जिक्र हमने किया था। पुलवामा हमला जो ड्रामा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। फिर जो EU डिसइंफो लैब है उसने भारत का चेहरा दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के डोजियर्स के जरिए मोदी सरकार को बेनकाब किया। और रिसेंटली जो अर्नाब गोस्वामी की चैट सामने आई, उसके बाद तो जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई। और अब भारत के नाकिस और कमजोर दिफाई निजाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई से भारत की फौजी ताकत जवाल का शिकार है। बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने के बावजूद भारत मतलूबा नताइज हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है। गैर मुल्की मीडिया ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की दफाई कुव्वत में इजाफे को हिंदुस्तान पर बर्तरी जो है उस पर करार दिया। 28 फरवरी 2020 की बात की जाए तो पाकिस्तान के F-16 के हाथों भारतीय MiG-21 की तबाही इस बात का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय फौज की भी बात की जाए तो टॉप रैंक्स के आर्मी ऑफिसर्स आपस में लड़े, एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तें दी जा रही हैं, जबकि भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बहुत बढ़ रहा है। गुज़िश्ता अशरे की बात की जाए तो 1100 फौजियों ने खुदकुशियां की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा
ज्यादा है। और इसके साथ साथ अगर हम स्कैंडल्स की बात करें तो राफेल डील हो या हरासमेंट का मामला हो, कई स्कैंडल भारतीय फौज के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह है। बिल्कुल, और ये बदनुमा दाग हमने तो धोने की कोशिश की वाइल सर्विंग सम फैंटास्टिक टी, बट इंडिया स्टिल वांट्स, जिस तरह ऐसा लगता है कि मोदी किसी साजिश में है भारत में और भारत को वाकई तोड़ के रहेंगे। मौजूदा हम इस सारे इंट्रो के अंदर एक बात जो हम भूल रहे थे वो किसानों का एहतजाज है और मुसलमानों के हवाले से जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अलावा 35A इन कश्मीर, मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं है। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। कामरान, थैंक यू। सूरत हाल तो हमारे सामने है इस वक्त जो चल रही है भारत के अंदर, और कंट्रोल, एक तो कोविड ने इंडिया को डैमेज किया, उससे पहले आपको मालूम है मुसलमान सरापा एहतजाज थे, और अब जो उनकी मईशत की बैकबोन है सारा पंजाब, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है। इस सारी सूरत हाल के बाद भारत आपको किस जानिब जाता नजर आता है, जब ऑलरेडी वहां पे तकरीबन 40%, 50% से ज्यादा लोग खत्ते गुर्बत से नीचे? यकीनन भारत के अंदर एक क्राइसिस तो मौजूद है, और जब से मोदी सरकार आई है तो नेचुरली ये भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर जो इवन उनके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता था, शायद वो जमहूरियत अब नहीं रही। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अकलियतों के हकूक की बात हो, ये किसानों के एहतजाज की आपने बात की, वो नवंबर से वहां पे सरापा एहतजाज हैं, और बज़ाहिर मोदी सरकार ने कहा कि ये रिफॉर्म्स जो लाई गई थी वो इन फार्मर्स के हक में लाई गई थी, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि इन फार्मर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत उजलत में ये कवानीन पास किए गए, और अब 3 माह से वहां पर वो एहतजाज कर रहे हैं, और मोदी सरकार मुज़ाकरात तो कर रही है, लेकिन ये जो मुतनाज़े कवानीन इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनन ये जो सारे मामलात हैं, इससे जो भारत की जो फाउंडेशन है, जो उन्होंने ये रखा कि वो सेकुलर रियासत हैं और जमहूरियत के अलमबरदार हैं, उसको बहुत ज्यादा धचका लगा है, और फ्यूचर यकीनन अगर यही पॉलिसीज रही, बड़ा अनसर्टन नजर आ रहा है। काम इसके साथ पुलवामा ड्रामे को हम बात करें, ड्रामा ही कहेंगे, मुझसे 1 साल हो गया, नवाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट ने सारा जो एक ड्रामा है उसका भांडा फोड़ा। इसके साथ साथ अगर हम डिसइंफो लैब की बात करें, उसकी रिपोर्ट सामने आई। इस तमाम तर चीजों पे जो हमें लगता है कि हम इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक हमें कामयाबी हुई है इस हवाले से? देखिए, कामयाबी की जहां तक बात है तो मैं कहूंगा कि मतलब पार्शल कामयाबी आप उसे कह लें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद जो भारत जो मर्जी करे, क्योंकि उसकी जो मुआशी एक क्लाउड है, और फिर जो अमेरिका को जरूरत है भारत की चीन के खिलाफ, वो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इवन जो बहुत से हमारे दोस्त ममालिक हैं शायद भारत के ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं करते जिस तरह से उनको तनकीद करनी चाहिए। अगर भारत के मुकाबले में ये गलतियां या इस तरह के काम पाकिस्तान ने किए होते तो शायद पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल होता, और ऑलरेडी आप देखें कि पाकिस्तान जो फैटफ की ग्रे लिस्ट है उसके अंदर मौजूद है। दो के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये ज्यादा मामला पॉलिटिकल है टेक्निकल से ज्यादा, और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है तो भारत का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो कामयाबी जिस तरीके से हम हासिल करना चाह रहे थे उस तरीके से हुई नहीं है, और होना वो शायद इतना मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भारत के साथ बाकी दुनिया के मुआशी इंटरेस्ट जुड़े हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट होती है, और जो रियल पॉलिटिक्स जब होती है तो वहां पर बिजनेस, ट्रेड और कमर्शियल जो टाइज होती हैं वो लोग ज्यादा उसको अहमियत देते हैं बजाय इसके कि वो असूलों पर और दूसरे मामलात पर बात करें। ठीक है, इसमें अब ये बड़े अहम नुकात है जिनकी जानिब आपने इशारा किया है। एक तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी स्पीच की थी तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि दुनिया फैसला करे कि क्या वो इंसानियत के ऊपर मईशत को तरजीह दे रही है। बहुत बड़ा सवाल हमने उठाया, फिर हमने डोजियस भी दिए, फिर जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट थी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी, वो एक बहुत बड़ा सबूत थी कि इस वक्त किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। फिर कमला हैरिस का जो रीसेंट स्टेटमेंट है, इसी तरह से जो बाइडन के हवाले से आप खुद भी बात कर चुके हैं हमारे शोज के अंदर कि वो भी बड़े कंसर्न है कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। तो अगर ये सारी चीजें पाइल अप हो जाती हैं, हम कैसे इसको, पाकिस्तान कैसे इसको दुनिया के सामने रखे? ऐसा कौन सा मीडियम हो कि जिससे कम से कम इसका इंपैक्ट आए, बयानात की हद तक ना हो? कामरान, आप क्या सजेशन दे सकते हैं इस मामले पर? मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए काम है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें इंटरनल कंसेंसस की भी जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की अगर बात करें या भारत की पॉलिसी की बात करें, हमने कश्मीर डे मनाया, बड़ी अच्छी बात है, हर साल हम मनाते हैं, और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने मुजफ्फराबाद में जाकर रैलियों का इनेकाद किया।
लेकिन क्या ये अच्छा होता कि वो रैलीज एक प्लेटफॉर्म पे होती। हम बातें तो करते हैं कि शायद हमारा इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी करते हैं। ये जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे पहले एक बाई पार्टिजन कंसेंसस होना बहुत जरूरी है कि भारत और कश्मीर के हवाले से हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये हम काम कर लें तो शायद हमारा आधा ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपने ये जो काम करना है, मेरे ख्याल में एक तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी बातें उठाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हो, OIC में हो या बाकी जितने फोरम्स हैं, आई थिंक वो तमाम उसकी इफेक्टिवनेस तब साबित होती है जब आपके बायलैटरल रिलेशनशिप जो दुनिया के साथ वो बहुत बेहतर हो। मसलन अगर आपके अमेरिका के साथ, आपके मगरिब के साथ जो बायलैटरल सतह पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी सिक्योरिटी काउंसिल में भी, वो रिफ्लेक्ट होगी OIC में भी, वो रिफ्लेक्ट होगी UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी। और वो बायलैटरल रिलेशनशिप आपके कैसे बनेंगे, उसको आपको तरजीह देनी पड़ेगी जब आप दूसरी दुनिया के साथ या दूसरे ममालिक के साथ अपने ट्रेड एंड कमर्शियल इंटरेस्ट जोड़ेंगे। वो फिर आपके पास एवरेज होता है जहां पर आप बार्गेन करते हैं। और एग्जैक्टली जो मैं पहले कह रहा था, भारत वही काम करता है कि वो जितनी मर्जी गलतियां कोताहियां करे कश्मीर के अंदर के साथ नापास सलूक रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बाकी दुनिया के साथ वो इतने जुड़े हुए हैं कि वहां पर वो उसका एडवांटेज लेते हैं। तो हमें भी शायद उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात जो आपने की हमारे सामने एक प्लान की सूरत में। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में आपको मालूम है अमन मशक़ें हो रही हैं, तकरीबन 45 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये भारत का एक देरीना ख्वाब था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए। एंड दे हैव स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन देयर प्रोजेक्ट कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो, इसका इमेज खराब हो, एक टेररिस्ट नेशन के तौर पे आए। 45 टॉप नॉच कंट्रीज तकरीबन सभी दुनिया के हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। आज थर के अंदर भी कुछ मशक़ें हो रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो ओवरऑल इमेज है क्रिकेट की सूरत में, स्पोर्ट्स की सूरत में बेहतर हो रहा है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। तो भारत की किस हद तक नाकामी आप देखते हैं और पाकिस्तान की किस हद तक कामयाबी देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है वो भारत के अपने जो कमेंटेटर हैं, परवीन सुहाने एक बड़े रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ही अपने ट्वीट में ये कहा कि जो ये अमन मशकें हो रही हैं पाकिस्तान नेवी करवा रही है, इसमें आपने खुद बताया कि 45 ममालिक और जो अदरवाइज आपस में राइवल्स हैं, मसलन चीन भी है, रूस भी है, उसके अंदर नेटो के दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को इकट्ठा किया, और जो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करें डिप्लोमेटिकली, वो हमारी कोशिश नाकाम हुई है। तो अगर भारत के अपने कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं और इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारा कहना, क्योंकि हम अगर कहें तो वो नेचुरली आता है कि जी हमारा तो बायस है, लेकिन अगर उनके कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी अप्रूवल हो नहीं सकती। और भी ठीक हो गया। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी इमरान ने भी मेंशन किया और आप भी बात कर रहे थे कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अगर हम भारत के दिफाई सिस्टम की भी बात करें, बहुत पैसा खर्च किया, अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हम रिसेंट एक रिपोर्ट भी इंट्रो में शेयर कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो गैर मुल्की मीडिया उसके मुताबिक मुख्तलिफ हथियारों के ढेर लगा रहा है, लेकिन जो कह लें ओवरऑल उनकी जो फौजी ताकत है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही, और ये रिपोर्ट भी आई है। वजह क्या देखते हैं आप इस सवाल की? देखिए, ये फौज जो भारतीय फौज है, इसका बड़ा क्रॉनिक ये प्रॉब्लम है। मतलब ये सबसे पहले तो ये तब मामला शुरू हुआ जब 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, और वही माजी की तरह उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया, और उसके बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने वाली थी। सारी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन भारत की तरफ से भी हो गई, पाकिस्तान की तरफ से भी हो गई, लेकिन वो फौजें कई माह तक बॉर्डर पर रहीं। अगला स्टेप भारत क्यों नहीं ले सका? क्योंकि जो उनकी मूवमेंट थी, जो डिप्लॉयमेंट थी, वो इतनी स्लो थी कि भारत को अंदाजा हुआ कि अगर किसी किस्म की भी कॉन्फ्लिक्ट में हम जाते हैं तो शायद हमारा रिस्पांस तो नहीं होगा। तो उस वक्त से ही वो खदशात मौजूद थे कि बावजूद इसके कि तादाद के एतबार से बहुत बड़ी फौज है, लेकिन उनके अंदर वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसीलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस का एक ओहदा क्रिएट किया गया कि तीनों फोर्सेस के अंदर एक हमांगी हो, कोऑर्डिनेशन हो। बेशक अमेरिका उनको असला फराम कर रहा है, अब इसराइल के साथ उनकी डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है और जो रिस्पांस है, वो अभी भी कहीं ना कहीं चीजें लैग करती हैं। और बज़ाहिर तो वो शो ऑफ करते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी उनका जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है, कोई मेरे ख्याल में $70 बिलियन सिर्फ उनका दिफाई बजट है, और अभी जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें भी उन्होंने काफी इजाफा किया। तो वो मेरे ख्याल में ये जो उनके इंटरनल मसाइल हैं, जो उनकी नेशन नहीं है, और हमने चीन के साथ जो उनकी मामलात खराब हुए, जो झड़पें हुई लद्दाख में, उसमें भी हमने देखा
तो वो उस पर मेरे ख्याल में यही वजह है कि वो चीजें उनकी सामने आ रही हैं। इजराइल और अमेरिका इसी कोशिश कर रहा है कि उनको ये तमाम जो खामियां उनकी दूर की जाएं ताकि वो ठीक है। इसका तो सबसे बड़ा सबूत 27 फरवरी को जो सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा था, 14 फरवरी के बाद वो सारी सूरत हाल दुनिया ने देख ली। अच्छा, अब डिप्लोमेटिकली हम अगर बात करें सिफारती सतह पे, ओबियसली भारत का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर और बहुत बड़ी इकोनॉमी है और यही वजह है कि बहुत सी चीजों में भारत को लिवरेज मिल जाता है दुनिया से। सिफारती सतह पे हमने अब तक जितना भी इंगेज किया है भारत को, क्या आप बीइंग एन एनालिस्ट उससे मुतमईन है? इन केस मुतमईन नहीं है तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि हम सिफारती सतह पे इस तासुर को जाहिर करें? जैसे आपने फैटिफ का, पाकिस्तान का जिक्र किया, बट भारत की जो तजारती सरगर्मियां हैं वो आजादी से जारी हैं। हम कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं सिफारती सतह पे जो इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रही है और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं? देखिए, सिफारती सतह पर तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का मौकफ है बड़ा वाज़ेह। अगर भारत के साथ करें तो पाकिस्तान हमेशा, ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, उनका एक मौकफ रहा है कि हम पीसफुल नेबरहुड चाहते हैं और भारत समेत बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और उस हवाले से हमेशा पाकिस्तान ने, अगर आप अभी भी देखें तो 2-3 बयानात जो हमने कश्मीर डे मनाया, उसमें आर्मी चीफ ने पहले ये बयान दिया कि हम डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीके से ये जो कश्मीर का मसला है मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी तरह की एक ऑफर भारत को की कि अगर वो एक स्टेप लेंगे तो हम 2 स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है, तो अब पाकिस्तान को ये करना है कि जाहिर है कि अपनी आपने सिफारती कोशिश, खास करके जो आपने कहा कि अमेरिका की जो नई इंतजामिया आई है, वो जो बाइडेन तो इस खित्ते से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन अगर वो भी देखें कि शायद वहां पे भी भारत का इतना इन्फ्लुएंस है कि जो उनका एक स्टेटमेंट अभी आया जिससे कंट्रोवर्सी हुई, दो कि उन्होंने बाद में उसकी वजाहत भी की कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जब एक ट्वीट किया जिसमें मकबूजा कश्मीर में जो इंटरनेट को बहाल किया गया था, तो उन्होंने इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर लिखा, जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत की कि उनकी कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन लॉबी है वो ट्राई कर रही है इन्फ्लुएंस करने की। उन्होंने एक शरारत की कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है। तो ये चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं हमारे लिए। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म हमें यही करना है कि सबसे पहले अपने जो इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं सॉर्ट आउट करने। पॉलिटिकली आप स्ट्रांग होंगे तो यकीनन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर भारत के साथ या किसी और के साथ बैठेंगे तो आपके पास ज्यादा लेवरेज होगा और आपकी सिफारती सतह पर बात भी सुनी जाएगी। कोशिश करती रहनी चाहिए कि जितनी हम आवाज उठा सकें कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर। इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिक वॉर रादर देन जो दीगर कन्वेंशनल वॉर है। थैंक यू वेरी मच कामरान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त तज़िया आपने हमारे सामने रखा। मुआशी तौर पर बेहतर होना होगा, सिफारती तमाम ज़राए को हल करना होगा और उसके बाद ही हम बेहतर नताइज दे सकेंगे। दूसरी जानिब जो इंडिया में पंजाब में बॉर्डर के उस पार रहने वाले इंडियंस हैं या सिख हैं, उनको ये भी देखना होगा कि एक जानिब पाकिस्तान अपनी बाहें खोलकर उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल देता है और विद इन मंथ्स खोल देता है, और दूसरी जानिब उसी भारत के अंदर जिसके वो शहरी हैं वहाँ पे उनको उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा और किसान सड़कों पे हैं। तो ये सवाल भारत को आने वाले वक्त में बहुत तंग करेगा। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर। प्रोग्राम में बात करेंगे मोहम्मद अली सिपारा के हवाले से। हमारे दिल के बहुत करीब ये टॉपिक है और हम स्टिल पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी जो इस्लाम है वो पॉजिटिविटी का मजहब है, पॉजिटिविटी का दीन है, मस्बत रहना चाहिए। हमें उम्मीद फिर भी अल्लाह से मौजूद है, लेकिन तकरीबन अब उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आती हैं। सतपारा अली सतपारा इस वक्त उनको ढूंढने के लिए जो मिशन है वो अभी भी जारी है, काम कर रहा है, उनका सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई सबूत नहीं मिल पाया है कि वो कहाँ पे हैं, जिंदा हैं, खुदा न खास्ता जिंदा नहीं हैं। और इस ऑपरेशन को मुसलसल पाक आर्मी जो है वो पाक आर्मी एविएशन जारी रखे हुए है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम ये भी लामा हेलीकॉप्टर और दीगर जो इस वक्त C-130 के जरिए भी ऑपरेट किया गया, तो इस पाक आर्मी के जो पायलट थे उन्होंने ख़तरनाक हद तक फ्लाई किया, जिसको कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद ये एविएशन की हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है जिस तरह पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स ने और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई किया। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ठीक है, रिस्क और ख़तरों से खेलना पाकिस्तान आर्मी का ये खेल है, लेकिन अपनी जान की, अपने जो
रिसोर्सेज हैं उनकी हिफाजत भी हमें देखना है। ताहम सतपारा इज़ ऑल्सो ग्रेट एसेट फॉर अस, और अल्लाह करे ये सारी एफर्ट्स जो की जा रही हैं वो कामयाब हो। इसी हवाले से हम अपडेट लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अफजल साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अफजल साहब। मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से पूरी कौम जो है उसके हवाले से बात करें, दुआ गो है कि वो मिल जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने दिन गुजर गए हैं, ऑपरेशन भी हो रहा है पाक आर्मी की जानिब से। लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? कल सोशल मीडिया पे भी हमने कुछ कयास आराइयाँ देखी, लोगों ने कुछ मुख्तलिफ पिक्चर्स शेयर की थी, ज़रा उनको भी क्लियर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी 10 दिनों से मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम जो है वो लापता है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। K2 पर कल वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप के माउनीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके मुताबिक F-16 के जरिए फोटोग्राफिक सर्वे किया गया है। इसके अलावा सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए जो सर्च किया गया है, उसमें कोई स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह की निशानदही हुई है। तो ये सिलसिला जारी। आज भी जो सुनने में यही आया है कि आज भी ये सर्च ऑपरेशन C-130 के जरिए जारी रहेगा और कोशिश की जाएगी कि जो डेथ जोन है उसकी मुकम्मल दोबारा से और अच्छे तरीके से अक्सबंदी की जाए। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, यहाँ पे बहुत सारे वो है कि जो प्रोफेशनल जेलसी है, इस वजह से लोग इसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे इतलात है, हम चूंकि स्कर्दू से हमारा ताल्लुक है और हम इस इशू को पूरी तरह कवर कर रहे हैं, कोई इतला नहीं है इनके बारे में, अभी तक कुछ पता मालूम नहीं हुआ है। जो पुराने फोटोज हैं उनको लेके जो प्रोफेशनल रखने वाले लोग हैं वो इसको प्रोपेगेट करके मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहे हैं। अफजल, कुछ एक्सपर्ट्स का जैसे नज़ीर साबिर साहब की एक स्टेटमेंट आई तो उसमें उन्होंने कहा कि अब ये लॉजिकली फिल वक्त पॉसिबल नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर वो हयात नहीं है तो उनको सर्च करना, चूंकि -60 तक टेम्परेचर ड्रॉप है, फिर 200 किलोमीटर तक यखबस्ता हवाएं चलती हैं और हेलीकॉप्टर भी ऊंचा फ्लाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि फिल वक्त इस ऑपरेशन को रोक देना चाहिए और फिर समर्स का वेट करना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इसके ऊपर भी क्या कोई बात हुई है कल, जो वर्चुअल कैंप आप कह रहे हैं और जो फिजिकल कैंप वालों ने अपडेट किया लोगों को? जी, इसमें ये कोई 6 माहिरीन जो कोहपेमा है जिनका ताल्लुक बल्तिस्तान से है, उन पर मुश्तमिल एक टीम बनाया गया है जो सर्च करने के लिए जब यहाँ इसकी निशानदही की जाएगी। यहाँ पे इस वक्त जो जहाज से या जो F-16 इस्तेमाल की जा रही है, जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके जरिए निशानदही की जा रही है कि एग्जैक्ट इनकी लोकेशन कहाँ पे है। बाकी जो सर्च होगा या इनकी जो रिकवर करने की जो तरीक़ेकार होगा, उसके लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। ये टीम बाकायदा जाके वहां से उनको रेस्क्यू करेगी या वहां से उनको उठाएगी। अगर अल्लाह करे अगर वो जिंदा हुए, अगर अल्लाह ना करे ये जिंदा ना भी हुए, तो उनको वहां से उठाने के लिए जमीनी ऑपरेशन किया जाएगा। इसके लिए तो कोई दुनिया का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि फिजाई तौर पर इनको वहां से पिक किया जाए या उठाया जाए। तो उसके लिए बाकायदा 6 रुकनी टीम बनाया गया है कोहपेमाओं की, बहुत माहिर करेगी। अच्छा अफजल साहब, दीगर जो उनके टीममेट्स थे उनके हवाले से भी, उनकी फैमिलीज से राब्ता है, क्या मामलात हैं, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, उनकी फैमिलीज से भी राब्ता है, उनकी हुकूमत से भी राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान और पाक आर्मी ने उनके साथ बाकायदा राब्ता रखा हुआ है और उनको हर लम्हे का, हर चीज़ का उनको आगाह किया जा रहा है और वो इस हवाले से बहुत मुतमईन है और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार है कि वो इस हवाले से तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कर रही है। जी ठीक है अफजल साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुसलसल आप हमें आगाह रखे हुए हैं और आप हमें कुछ ताज़ा तरीन मालूमात आप हम तक पहुँचा रहे थे। सकर्दू से मोहम्मद अफजल साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें आगाह कर रहे थे। हमारी दुआएं इसके बावजूद मौजूद हैं और दूसरी जानिब हमें बड़ा फ़ख्र भी है उस प्रोफेशनल डिटर्मिनेशन के ऊपर जो पाक आर्मी दिखा रही है। आपको याद है एक एवलांच गिरा था AC बर्फानी इलाके के अंदर और पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखा था जब तक शहीद फौजियों को निकाल नहीं लिया गया था। ऐसा ही कुछ अज़्म यहाँ पे भी नज़र आता है, लेकिन वी स्टिल होप इन पे कि जो टीम रेस्क्यू कर रही है वो बाहिफाजत रहे, क्योंकि मौसमी हालात इंतहाई ख़राब हैं। और उसके अलावा अली सतपारा और दीगर जो जॉन स्नोरी हैं, पॉब्लो मोहर हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए तो हमारी दुआएं हैं। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
एक्सप्रेसो के दूसरे आर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। एज यूजुअल सिंस इट्स मंडे सो हमने देखना है निकले तेरी तलाश में, और आज फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात करेंगे उनके शोरा आफाक नावल और सिंध बेहतर रहा के हवाले से। देखते हैं कि आज तारड़ साहब इस हवाले से क्या बताते हैं। सो देखते हैं निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और निकले तेरी तलाश में सेगमेंट में बात करेंगे किताब और सिंध बेहतर रहा, जिस पे जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। पिछली किस्त में आपने देखा कि हमने सिंध के हवाले से बात की और अभी भी इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तारड़ साहब, मैं जब सिंध गया और थारिक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर गया और जितने सिंधी दोस्तों से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात हुई, बूढ़ों से मुलाकात हुई, ये तमाम लोग जो थे इनमें एक चीज़ बड़ी कामन थी कि इन तमाम लोगों को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम अज़बर था और दूसरे सूफिया का कलाम अज़बर था, और वो गाते भी बहुत अच्छा थे। ये जो जुड़ा होना है इन सूफिया के साथ, इनके कलाम के साथ, तो क्या ये वो वजह है कि हमें सिंध में शिद्दत पसंद रवैये जो हैं वो कम नज़र आते हैं, बल्कि न होने के बराबर नज़र आते हैं? बुनियादी तौर पर तो यही बात है। दूसरी ये है कि जहाँ भी आप अपनी मादरी ज़ुबान को अहमियत देंगे और अपनी सकाफत जो है उसको प्रायोरिटी देंगे जी, और चाहे मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे सिंधी दोस्त जो है वो इस पे हंसते हैं, बिलीव मी कि मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने वो सिंधी टोपी जो ख़ास होती है वो पहनी हो और वो अच्छा लगा। वो हमें अजीब सा उसका सर पिचका हुआ सर लगता है, लेकिन वो पहनते हैं, वो ट्रेडिशन है उनकी। सर, एक दफ़ा आपने बताया था कि आपका जो घर था एक अजरक घर था, यानी जो इससे पहले वाला घर था, और उसमें आपने तमाम दीवारें जो हैं उन पे अजरकें सजाई हुई थी, और अजरकें जो थी यानी पेंट के बजाय आपने अजरक लगाई हुई थी। और ये मतलब सिंध के साथ मोहब्बत थी या क्या वजह थी? यानी वो एक आपने पूरा जो अजरक घर बनाया हुआ था उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न था? मेरा जो पहला घर था पिछड़ा, वहाँ मैंने पूरे ड्राइंग रूम में अजरक लगवाई थी, और मेरा ख्याल था कि इससे तबीयत उकता जाएगी, लेकिन जो मेरे डेकोरेटर थे बरकरदार, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तबीयत नहीं उकताएगी। तो वो 10-12 साल को पूरा घर जो था अजरक घर बना हुआ था। बल्कि मुस्तफ़ा कुरैशी हमेशा कहते थे कि आपने तो एक सिंध बनाया हुआ है यहाँ पे। जो चीज़ मैंने नोट की कि 10 साल बाद भी हम किसी चीज़ से उकता जाते हैं, या हम रंग ब्लू रंग किया हुआ है, ब्राउन रंग किया हुआ है, कमरे का पर्दे लटकाए हों, इनसे आप उकता जाते हैं। आफ्टर 5 साल 2 साल आप कहते हैं यार चेंज करें। अजरक एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा एक ताजगी का एहसास देती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इसको चेंज करो। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि अजरक जो है उसका रंग, उसका पैटर्न हज़ारों साल से, मतलब है कि वो ट्रायल एंड एरर के जो तजर्बे हैं उनमें से गुजरता हुआ एक ऐसी परफेक्शन तक पहुंच गया है जो आपकी नफ्सियात पे भी असर करती है, आपकी पर्सनालिटी पे भी असर करती है, और वो आपको शांति और सुख से आशना करती है। आप देखें कि मौजूदारों का 1-2 ही मुजस्समे हैं, एक वो डांसिंग गर्ल है और एक वो ग्रैंड प्रीस्ट ने भी वो अजरक पहनी हुई है। तारड़ साहब, हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते रहते हैं। वो खेलों की सरगर्मियाँ हो सकती हैं, वो कोई फेस्टिवल हो सकते हैं। मतलब ये है कि, और बाकायदा हम नाम देते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। जब मैं थार गया, जब मैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, आप इवन शुमाल में चले जाएँ तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बतौर एग्जाम्पल उनको मजहबी रवादारी के पूरी दुनिया को पेश किया जा सकता है कि ये होती है मजहबी रवादारी, ये होता है मिलजुल के रहना। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मट्टी का, ज़मीन का हिस्सा हैं। तो बजाय इसके कि हम इस तरह की सरगर्मियों को, पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए वो इस तरह की सरगर्मियाँ मतलब करवाएं, उससे बहुत बेहतर है कि हमारे यहाँ तो रियलिटी में वो तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक तो मैं इस हक में ही नहीं हूँ कि सॉफ्ट इमेज अपना पेश किया जाए, क्योंकि जब हम सॉफ्ट इमेज कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वेस्ट को और अमेरिका को खुश करने की कोशिश करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें गिल्टी नहीं है कि हम अपना दिफा पेश करें कि जी नहीं देखें हम ये फलां चीज़ हो रही है, हम मैच करवा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। सारा कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनका मैं अपनी कहानियों में भी तज़किरा करता हूँ, एहतजाज करता हूँ, सबको पता है। अगर पेशावर में कुछ होता है और कहीं होता है तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। होते हैं, सब जगह होते हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डिफेंसिव पे चले जाएं। आप अब इस तरह तो अमेरिका को भी चाहिए कि अपना सॉफ्ट इमेज पेश करे, इस तरह तो फ्रांस को भी चाहिए। तो खैर ये सॉफ्ट इमेज की बात हो रही थी। तो ये जो मजहबी रवादारी, ये पहले तो ये है कि भाई हमें विद इन पाकिस्तान उनसे सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। बाहर के लोगों का तो बाद की बात है ना। मसलन अब वहाँ पे आपके जो है अमरकोट या उमरकोट वटेवर, तो वो उसकी ट्रेडिशन इतनी स्ट्रांग है। वहाँ के जो राजपूत राजे या जो जिम्मेदार हैं, और आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऑफर की थी कि भाई आप इधर आ जाएं, तो उन्होंने कहा जी हम अपना सिंध नहीं छोड़ के आ सकते। वो इतनी, और उसके बाद वो नेशनल असम्बली में भी रहे हैं, बड़ी एक नॉर्मल जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। यहाँ तक कि आपको पता है कि वो अक्सर ब्याहते हैं राजपूताने में और वहाँ से दुल्हन लेके आते हैं, वो वहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि मैं पढ़ रहा था एक जगह कि वहाँ से कोई नई लड़की ब्याह के लाए, बहुत बड़ा घराना था, रॉयल घराना था इनका भी और उनका भी। अच्छा। तो उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में आके क्या महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा कि बस ये लगता है कि भाई मैं इस घर में इधर आ गई क्योंकि वहाँ भी हमारी ट्रेडिशन यही है और यहाँ भी यही ट्रेडिशन है। वो जो एक्सटेंशन है थर की, आप जानते हैं कि जब हुमायूं फरार हुआ है शेख सूरी से जी, तो उसको किसी ने पनाह नहीं दी और वो बिल्कुल बेआसरा, और उसकी बेगम भी बीमार और सारा कुछ, बेगम को बच्चा होने वाला था। ये यहाँ के राजपूत थे जिन्होंने उसको पनाह दी। जी बिल्कुल। कई मुसलमान रियासतों की तरफ गया, किसी ने उसको पनाह दी, राजपूतों ने दी और उन्होंने कहा कि ये हमारा मेहमान है और हम अपने मेहमान की जो है वो दिफा करना जानते हैं, और किसी ने उधर का रुख नहीं किया। और वो एक साहब ये कह रहे थे, कहने के देखें हम अगर हुमायूं को पनाह ना देते तो ज़ाहिर है कि अकबर आज़म भी ना होता और मुगल सल्तनत भी ना होती। थर में एंटर होते हैं सर, आप कास्बो गए और कास्बो और या किसी भी गोठ में वहाँ पे चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, तो रेतली गलियाँ होती हैं जिनका आपने जिक्र भी किया है, और रंगीले मोर होते हैं जिनको आपने बड़ा तफसीली जिक्र किया है, और कास्बो कस्बे का आपने जो है वो बिलखुसूस जिक्र किया है। तो कास्बो क्या था और कास्बो में आपने क्या देखा? देखो जी, कास्बो मेरा ख्याल है कि भाई ड्रीम्स में भी ऐसे कस्बे में नहीं आते, ख्वाब में भी नहीं आते, क्योंकि ख्वाब जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे आपकी जो नासूदा ख्वाहिशें होती हैं उनका ही परतो होते हैं। जी। तो आपकी नासूदा ख्वाहिशें वही होती हैं जिन ख्वाहिशों के बारे में आप इल्म रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इल्म ही ना हो तो तब वो चीज़ सामने आए, वाह वाह, तो उसका इम्पैक्ट और होता है। बिल्कुल सही। चुनांचे कास्बो जो था जी, वो रेतली गलियां और साथ वो जो उनके जो झोंपड़े हैं, और उसमें हैरत अंगेज तौर पे आपको शायद पता हो बेहतरीन सब्जी कास्बो में पैदा होती। जी बिल्कुल। बेहतरीन टमाटर, उन्होंने कहा कि ये देखें उनके अंदर रेत के साथ, वो कहते हैं कि इतनी जरखेज है ये रेत, उसमें मिलाते हैं पानी होना चाहिए, वो कहते हैं जी पानी हो तो आप देखें। लेकिन उसमें ये जो था ना कि मोर घूम रहे हैं गलियों में और घरों में हैं, मंदिरों में तो है ही जी, और उसकी वजह वही है कि दे आर नॉट थ्रेटन्ड। बड़े से बड़ा खूंखार जानवर, मोर तो बेचारा मतलब है ना, खूंखार जानवर भी जब उसको ये मालूम हो एट हार्ट कि मुझे ये शख्स नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो भी घूमता फिरेगा इसी तरह। जी। 2-3 मैंने मंदिर देखे, एक मैं उसमें से बयान करना चाहता हूँ कि एक पुराना मंदिर है, आप भी गए वहाँ पे, और वो यूसुफ जो था नाबीना जी, वो गा रहा था, और मुझे अब तक उसके बोल याद है, मैं आया मुख देखन, कि मैं तुम्हारा मुख देखने आया। मैं भी सिंध का मुख देखने गया था, तो मेरी नज़र दूसरी तरफ, तो वहाँ पे दरख्तों में मोर बैठे हुए थे, ज़ाहिर सैमी परिंदा भी तो है ना मोर, और कोई एक मोर उड़ के तो वहाँ से दूर को 20-30 गज के फासले पे कोई दरख्त होता था, वहाँ जाता। वो जो उड़ान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जहाँ जहाँ से ये मोर गुजर रहा है ये अपने रंग छोड़ रहा है। यूँ वो पूरा जो थर का सहरा था वो मुझे लगता था रंगीन हो गया, एक पेंटिंग हो गया। मैं बल्कि एक आपको ज़ाती तजर्बा जो है वो भी शेयर करना चाहूँगा कि जब हम थर गए तो वहाँ पे जो मोर थे और उड़ते हुए मोर जो थे उनको देखना एक बड़ा ही कमाल एक मंजर था।
और बिलखसूस जब मोर जो है वो लैंड करता है और वो साकित अपने परों के साथ जब वो लैंड करता था तो वो तो खैर क्या ही कमाल मंजर था। आपने नगर पार्कर भी क्याम किया और नगर पार्कर जो है वो बड़ा एक मुनफरिद सरहदी कस्बा है, तो इस हवाले से कुछ आपको फील या क्या यादें हैं नगर पार्कर के हवाले से? वहाँ पे सुबह सवेरे पहले अजान की आवाज़ आई और बहुत मुतरन्नम अजान थी। उसके बाद किसी जैन मंदिर में कोई घंटियाँ बजनी शुरू हो गई, फिर किसी और जो हिंदू मंदिर था वहाँ से कोई भजनों की आवाज़ें आई। चुनाचे एक सिम्फनी थी, आई फेल्ट के एक रिलीजियस हारमोनी की एक सिम्फनी थी जो सुबह सवेरे आपके कानों में आती और वो बहुत सूदिंग होती है और उसमें वो फीलिंग होती है कि जी इंसानियत जो है यहाँ पे मुकम्मल है और आप अपने दूसरे इंसानों के जिनके अकीदे मुख्तलिफ हैं उनके साथ आप ज़िंदगी कर रहे हैं। चुनाचे एक तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक जो होता है एक ही अकीदे का जो भी हो, आबादी हो, बस्ती हो, उसमें एक मुनाफनी तो होती है ना। बुडेसर मस्जिद जो है उसका आपने और सिंध बेहतर रहा में भी जिक्र किया है और वो बड़ी कमाल मस्जिद इस हवाले से है कि जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे तो वो एक बड़ी स्पिरिचुअल सी फीलिंग वहाँ पे है, क्योंकि वो कोई आलीशान इमारत नहीं है लेकिन एक सादगी है उसमें और शायद आपकी भी वही फील थी क्योंकि आपने भी बड़ी मोहब्बत से जो बुडेसर मॉस्क है या बुडेसर मस्जिद जो है उसका जिक्र किया। बुडेसर मस्जिद जो है जी अगेन वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मॉस्क और उसमें एक है इट्स नॉट ए मुगल आर्किटेक्चर। जी बिल्कुल, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर सेंट्रल एशिया का है, यहाँ का जो आबाई आर्किटेक्चर है ना वो आपको उसमें नजर आता है और वहाँ पे अंदर उसकी कब्रें देखने वाली है, 7 कब्रिस्तान है, कदीम कब्रें 600-700 साल पुरानी और बुडेसर के साथ ही वो एक झील है और जब बारिशें आती हैं तो वो झील सैफर मलूक जितनी बड़ी हो जाती है जी और वहाँ पे लोग मवेशी लेके आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। यानी ये जो इलाका है ये इतना ड्राई नहीं है जितना हमारे कॉन्सेप्ट। तो मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि वो उन्होंने खोजा साहब ने कहा कि जी आप आए कभी जब बारिश होती है, भाई बारिश के बाद पूरा जो थर है वो जिंदा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फूल खिल उठते हैं, फूलों के ऊपर भंवरे मंडराने लगते हैं, परिंदे आ जाते हैं। और मैंने सुना है कि उन दिनों कराची से बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं जाता। मुझे एक गुजारिश करनी है दोस्तों से जिनको इंटरेस्ट है पाकिस्तान से या यहाँ पे सफ़र करने से कि नॉर्थ आप जानते हैं कि मेरा महबूब है, वहाँ ज़रूर जाइए लेकिन बहुत ज़्यादा ना जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया है और मतलब ये है कि भाई एक ही इश्क के पीछे आप पड़ गए हैं, और भी इश्क हैं मतलब, तो वो एक और इश्क जो है वो आप थर पारकर इसके लिए वक्फ कीजिए और यकीन कीजिए कि अगर आप थर में जाएंगे या जनरली सिंध में जाएंगे जी तो शायद आप थोड़े से मुख्तलिफ इंसान होकर वापस आए। इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, सिंध जो है वो मोहब्बत की सरजमीन है, सुनहरी रेत और खजूर और जो उसकी खूबसूरत लैंडस्केप है, फिर जो दरगाहें हैं, फिर जो सूफिया वहाँ पे गुजरे जिन्होंने अपने दानिश के जो मोती बखेरे और सिंध ने उनको ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसका एक तसलसल जो दानिश का है वो उसी तरह जारी है। तो ये बड़ी खूबसूरत सरजमीन है, इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और आप देख रहे थे निकले तेरी तलाश में। बहुत ही जबरदस्त किस्म के हकायक हमें सिंध के बारे में पता चले और अनटैप्ड किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि इतनी दूर दराज इलाकों से नहीं आती। सो थैंक यू टू वकार साहब एंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। आगे बढ़ते हुए इसी सिलसिले में यूँ चूँकि सहरा की बात हो रही थी तो चोलिस्तान चलते हैं और एक बहुत बड़ी एक्टिविटी वहाँ पे जो हर साल होती है 16वीं चोलिस्तान जीप रैली जो है इसका फाइनल और मर्दों की कैटेगरी में इसमें साहिबजादा सुल्तान ने इसका फाइनल जीत लिया है। साहिबजादा सुल्तान ने 385 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 18 मिनट में तय करके फतह हासिल की। साबिक चैंपियन जिनके बारे में इस दफा फॉर्मूला एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद इस बार भी मैदान मार लेंगे, नादिर मक्सी और जाफिर साहब, वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आए, नहीं जीत पाए। चोलिस्तान वैली के साबिक फातेह मीर नादिर मक्सी ने मुकर्रर फासला 3 घंटे और 22 मिनट में मुकम्मल किया, जबकि जाफिर मक्सी ने यही फासला 3 घंटे और 24 मिनट में तय किया। 4 मिनट का डिफरेंस। बिल्कुल। और खवातीन की कैटेगरी में बात करें तो सलमा खान ने फतह समेटी और उसके बाद अगर बात करें कृष्णा पाटिल और दूसरी जो पोजीशन थी वो माहम
कुरैशी ने जबकि तीसरी पोजीशन हासिल की। तो खवातीन की कैटेगरी की जो फातेह रही वो रही सलमा मरवत खान, और उनके हवाले से हम आपको बता रहे थे चोलिस्तान जीप रैली की कि किस तरह से हमने, वैसे जब ये जीप रैली शुरू हुई थी तब भी हमने आपको वहाँ के मनाजिर भी दिखाए थे और आपको बताया भी था कि किस तरह से वहाँ पे खवातीन की भी रेस होने वाली है और किस तरह से वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तैयारी थी, वहाँ पे क्या मनाजिर थे। कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो सिचुएशन रही, शायकीन को उस तरह से नहीं आने दिया, क्योंकि ये अपने तौर की एक बहुत बड़ी जीप रैली होती है जो हर साल मुनक्किद की जाती है और यहाँ पर जो कह ले पाकिस्तान भर से या बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये जीप रैली को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और उस पर नजरें रखी जाती हैं कि जब ये जीप रैली पाकिस्तान में होती है और चोलिस्तान में स्पेशली जब हम बात बिल्कुल। और ये महज जीप रैली नहीं है, ये एक मुकम्मल कल्चरल फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चरल परफॉर्मेंसेज होती हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिनका ये इलाका भी है, खुद उनका ताल्लुक सदर्न पंजाब से है, वो भी यहाँ पे गए, उन्होंने खुद यहाँ पे ड्राइव भी किया, बल्कि शायद हमारे पास ये विजुअल्स भी हैं, अगर मैं गलत नहीं समझा। बिल्कुल विजुअल्स भी हमारे पास। बुज़दार साहब का अपना इलाका है और यकीनी तौर पे बड़ा प्राउड भी फील कर रहे होंगे और बड़ा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। आपको पता है जब हम अपने नेटिव एरियाज के अंदर जाते हैं और वहाँ पे धड़ल्ले से जाते हैं और अगर बीइंग सीएम वो जा रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज भी है उनका जाना। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी हम इसको प्रमोट करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट बुज़दार साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ हम साउथ पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल मौजूद है। फिर साथ ही अगर सिंध इसके साथ लिंक हो जाए तो सिंध के अंदर भी हम बात कर ही रहे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वी सपोज टू टैप इट। जिस तरह और हम सब पार्टिसिपेंट को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये जीप रैली जीती है। और अब हमारी बारी है अगले सेगमेंट की और वो है साइंस एंड टेक। अच्छा। और साइंस एंड टेक में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो दूसरे साइंस फेस्टिवल का इनेकाद हुआ और इस फेस्टिवल के हवाले से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या था, उन तमाम चीज़ों को हमने। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, साइंस हो गए, एजुकेशन फेस्टिवल्स हो गए, लिटरेरी फेस्टिवल्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस्लामाबाद में अभी कम हो रहे हैं। हमने 2 स्टॉल्स लगाए जिसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रखा है। कोरोना से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड इसमें अवेयरनेस दी गई है पीपल को कि हमें किस तरह से कोरोना वायरस से बचना चाहिए और क्या क्या उसके अफेक्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और तीसरे T20 में भी हमने प्रोटियस को, मैंने क्यों कहा, एक हम हारे थे, एक हारे थे, व्हाइट वॉश नहीं किया था। उम्मीद थी व्हाइट वॉश की लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन कल का मैच हम जीत गए और बड़े अरसे के बाद कंफर्टेबली जीत गए। ये बहुत अच्छी खबर थी कि हम बड़े पहला मैच हम 3 रन से जीते, ये याद रख, 3 रन से जीते थे। और अब जो है हम फिल आखिर जीत चुके हैं, सीरीज अपने नाम कर लिए और अब चूंकि हम तैयारी करेंगे PSL की, जरा कल के मैच में भी बात करेंगे, ओवरऑल T20 सीरीज में बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि कंफर्टेबली हम जीत गए, ये एक्सेप्शनल केस था। दुनिया में पहली टीम बन गए जिन्होंने 100 मैचेस जीते। 100 मैचेस जीते, यू आर राइट। तो मिर्जा साहब क्या कहेंगे इस जीत पे? मिर्जा साहब कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? तो और इमरान आप दोनों को, और वाकई में पाकिस्तान में जीता इमरान। देयर इज एन ऑडियो ब्रेक थोड़ा सा है, लेकिन आप बोलेगा। हाँ जी जी। अब आपको शायद मेरी आवाज क्लियर आ रही है इमरान? बेहतर है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 2006 में जब पाकिस्तान ने पहला T20 खेला था ब्रिस्टल इंग्लैंड में, तो उस वक्त इंजमामुल हक कप्तान थे और वो वाहिद एक ही T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले। लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। 2005 में जब T20 को मुतारिफ कराया गया था तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था ये कौन सी क्रिकेट है, लेकिन अब देखें वक्त गुजरने के साथ साथ वही बड़ी कमर्शलाइज हो गई है और इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान ने 100 मैच, दुनिया में पहली टीम बनी जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते, विच इज एन ऑनर एंड विच इज एन अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक आपने बात की कि कल तो हम गले में हमारे आ गया था मैच, 48 रन पर 6 आउट हो गए थे और उसके बाद उनके जो थे उन्होंने 164 रन कर दिए। जिस तरह से उसने बैटिंग की, आपके डेविड मिलर ने के 7 छक्के 5 चौके लगाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी, देखें कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त जो होती है वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि यतीम होती है। तो पाकिस्तान ने जीत लिया है तो जीत के तो हर कोई गुन गा रहा है, लेकिन हमें उन खामियों की जानिब तवज्जो देनी होगी जो कि इस सीरीज से सामने आई है। आपका
ओपनिंग का पेयर, क्या बाबर आजम ओपन करेंगे या नहीं करेंगे? 3 इनिंग्स में उन्होंने 49 रन स्कोर किए, कल उन्होंने 44 रन बनाए। क्या मोहम्मद रिजवान अब सेट हो गए एज एन ओपनर? क्या हैदर अली को हम खिलाएंगे? हैदर अली कल 15 रन बनाकर आउट हुए, हुसैन तलत ने सिर्फ 5 रन बनाए, 7 रन बनाकर आसिफ अली आउट हुए। आपके मिडिल ऑर्डर में अभी भी फ्लॉ है, बैटिंग जो है अभी भी कमजोर नजर आती है और इसको बेहतर बनाना होगा। वर्ल्ड T20 भारत में हो रहा है, हमें चाहिए कि हम 2 सीनियर प्लेयर्स को लेकर आए, मेरी अपनी राय में मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को, क्योंकि आपकी बैटिंग वल्नरेबल नजर आ रही है, बॉलिंग आपकी फिर भी बेहतर है। तो हमें इन खामियों पर तवज्जो देनी होगी, ये नहीं होगा जीत की खुशी में हम सब भूल जाएं और मुबारकबादें। नहीं, मेरे ख्याल में तो मेरे साथ जैसी जीत रही है, मेरे ख्याल में तो कॉन्शियस होंगे हम, होना चाहिए हमें। पहला मैच हम 3 रन से जीते, दूसरा हारे और तीसरा भी कल थोड़ा डामाडोल हुआ और फिर हम निकल गए। आपने चूंकि बाबर की बात की, स्पेसिफिकली बाबर पे मेरा क्वेश्चन है, सेकंड मैच के अंदर भी और कल थर्ड मैच के अंदर भी तकरीबन एक जैसी गेंद पे एक ही जैसी गलती करके एक पे बोल्ड हो गए, एक पे LBW हो गए, तो ये कैसा था? ये बाबर की तरफ से आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस, या बॉल आपको लगा कि ज्यादा अच्छी पड़ गई उनको? नहीं, बाबर जो थोड़ा सा उनका फ्लॉ नजर आ रहा है, LBW जिस तरीके से आउट हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज में आप देखें 3 मरतबा उन्हें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज ने आउट किया और जिस तरीके से वो LBW आउट हुए थे दूसरे T20 में, तो नजर आ रहा है कि बाबर जिस तरह से शफल कर रहे हैं तो लगता यही है कि वो LBW के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। शायद इस पर वो काम करेंगे नेशनल हाई क्रिकेट एकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यूनुस खान के साथ। तो अब वो तो बेहतरीन बैट्समैन बन गए, लेकिन आदमी सीखता रहता है। आदमी कभी भी अपने आप को अगर ये समझे कि मैं सब कुछ बन गया हूँ, तो फिर कभी भी कामयाबी उसके ज्यादा अरसे तक साथ नहीं रहती। तो बाबर आजम इज अ टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बैट्समैन बन के उभर के सामने आए, तो उन्हें अभी सीखने का प्रोसेस जारी रखना चाहिए। तो मिर्जा साहब, कैप्टनसी को आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों मैचेस में? और अगर हम टेस्ट की बात भी करें, बाबर आजम पे ऑब्वियसली आप जिस तरह से कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ्लॉ नजर आ रहा है, बट स्टिल एज अ कैप्टन आपने उनको कैसा पाया? देखिए, अब हमने उन पर ट्रस्ट किया है, उन पर कॉन्फिडेंस किया है, तो अभी हमें उनको कप्तान रखना है, सीखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जिस तरह से कल देखे ना, 48 पे 6 आउट हो गए, 8वें ओवर में हम समझ ओवर में ऑल आउट हो जाएगी, किस तरीके बैक किया, तो सीखना पड़ेगा अंडर प्रेशर किस तरीके से कप्तानी करते हैं। कल सबसे बड़ी चीज ये रही कि टर्निंग विकेट थी और उस पर हमने अपने बॉलर्स के, स्पिनर्स के ओवर पूरे नहीं कराए। 2 ओवर मोहम्मद नवाज के रह गए, 1 ओवर उस्मान कादिर का। ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी एज अ कैप्टन। बाबर आजम अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम और इम्प्रूव, ठीक है, थोड़ा सा अपने अगर सेल फोन को आप एडजस्ट कर लें लैपटॉप को, तो बेहतर शायद ऑडियो से। थोड़ा सा ऑडियो में ब्रेक है, मीनवाइल मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, चूंकि आपने एग्जांपल, बल्कि एग्जांपल नहीं, आपने कहा कि 2 सीनियर प्लेयर्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का जिक्र किया। हफीज की बड़ी अच्छी फॉर्म भी मौजूद है, T10 के हवाले से थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन उस पर भी आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी। अगर ये 2 प्लेयर्स प्लेइंग 11 के अंदर आ जाते हैं मिर्जा साहब, तो कौन से 2 प्लेयर्स हैं ऐसे जिनकी आप जगह नहीं देख रहे हैं इस प्लेइंग 11 में से? देखिए, एक तो हुसैन तलत की जगह नजर नहीं आएगी, फिर आपको फिर आसिफ अली की जगह नहीं आएगी। 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और हैदर अली को परफॉर्म करना होगा। मैं हैरान हूं इन्होंने दानिश अजीज को क्यों नहीं खिलाया, बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है दानिश अजीज, उसको भी इन्होंने खिलाया। फिर इसके अलावा मोहम्मद हसनैन को इन्होंने ट्राई नहीं किया। इमरान, होम सीरीज होती है, नए लड़कों को मौके देने के हवाले से, क्योंकि होम कंडीशंस होती हैं, होम पिच होती है, लेकिन यहाँ पर हम बजाय हार के खौफ से नए लड़कों को चांस देने में हम थोड़े घबरा रहे थे। अगर कल 3 चेंजेस की, तो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स के लिए मौका था, यहाँ ट्राई करते। अब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका, वहाँ 3 वनडे और 4 T20, अगर वहां हम किसी यंगस्टर को आजमाएंगे तो वो वहां की कंडीशन से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और एक्सपोज हो जाएगा। तो मौका सुनहरी होम सीरीज में ही होता है कि जहां पर आप आजमा सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए मेरे साहब, अभी हम साउथ अफ्रीका की तो बाद में बात करेंगे, PSL की बात करते हैं। PSL की आपकी तैयारी कैसी है? PSL की तैयारी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोविड टेस्ट कराया सैटरडे को तमाम मीडिया के लोगों के, तो मैंने भी कोविड टेस्ट करवाया है। अब आज उसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स एक ही फ्लोर पर है, मीडिया बॉक्स भी एक ही फ्लोर पर है, तो PCB ये चाहता था कि सब लोग जो है कोविड फ्री होकर आए। लेकिन तैयारियां हैं। अब की कराची में वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा, इमरान और अरमला जो नजर आता था पिछली PSL में, कोई बड़े बड़े ज्यादा होर्डिंग्स नहीं लगे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि PCB के डायरेक्टर कमर्शियल जो है वो खुद गए हुए तुर्की उसके गाने की शूट के लिए, तो शायद जब वो वहां से फारिग होकर वापस आएंगे तो शायद वो इस पे तवज्जो दे, थोड़ी PSL की तरफ तवज्जो भी दे दें। जी, वो हाइप नहीं बन रही ना, वो मौसम की तब्दीली के लिए
हाँ सही है, सही है। जरा माहौल की तब्दीली के लिए हाइप नहीं बन पा रही, ठीक है, हाइप बन जाए। अच्छा अर्मिला तो पीएसएल पे चली गई, लेकिन मेरा अब अगला जो हम डिस्कस कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका के हवाले से, क्योंकि हमने पाकिस्तानी टीम को तो डिस्कस कर लिया और पीएसएल के लिए डिस्कस करने के लिए विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम इंशाल्लाह। तो उसके बाद एग्जैक्टली, तो मैं जरा साउथ अफ्रीका की टीम को लेकर, चूंकि हमारा अगला विजिट साउथ अफ्रीका का है, तो ऐसी कौन से फ्लॉज है जो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका ने अपने अंदर नोट किए होंगे और जो हमें उनकी होम ग्राउंड पे फेस करना पड़ सकते हैं? देखिए इमरान, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि साउथ अफ्रीका में जब से सियासत आई है, नो डाउट कि वहाँ कालों को उनका हक पे रायदही मिला है, उनको आज़ादी मिली है, तो उन्होंने एक कानून बना दिया है कि 5 कलर्ड क्रिकेटर्स, जिनमें सियाह फाम भी शामिल होंगे और कलर्ड शामिल होंगे, वो मस्ट हैं आपके 11 प्लेयर्स में। तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर थे, डाला हुए, फेलो को आया हुए, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन कोटे की बेसिस पे वो खेल रहे। तबरेज शमसी कोटे की बेसिस पर खेले, 30 साल तबरेज शमसी, इनका ताल्लुक जोहान्सबर्ग से 2016 से खेल रहे हैं, 2 टेस्ट, कुछ वनडे, और कल 28वां T20 खेल रहे थे उन्होंने। कल 4 जबरदस्त बॉलिंग की, 25 रन। तो सियासत है, लेकिन जब ये अपने मुल्क जाएंगे तो वहां पर उनके और प्लेयर्स इनको ज्वाइन कर लेंगे, और मैं समझता हूँ वहां एक बड़ी मजबूत टीम होगी। और हमेशा साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में अपनी विकेटों पर मुश्किल डालती रही है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के साथ जो प्रॉब्लम था वो बॉलिंग का था। कल भी आप देखें कि एक वक्त था कि मैच उनकी ग्रिप में आ गया था, लेकिन फिर बासानी पाकिस्तान जीत गया। तो बॉलिंग के फ्लॉज को उनको दूर करना होगा। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, स्पिनर तबरेज शमसी ने अपने आप को प्रूव किया, जोएन प्रीटोरियस ने प्रूव किया, उन्होंने 5 विकेटें ली। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग में थोड़ा सा उनकी खामी है, जिसे दूर करना होगा। कैप्टनसी के हवाले से भी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप साउथ अफ्रीका में? बिकॉज मार्क बाउचर के हवाले से आपने खुद कहा था कि वाजंट इंटरेस्टेड टू प्ले टेस्ट मैचेस, सॉरी जो उनके कैप्टन है क्विंटन डिकॉक के हवाले से माजरत जी, क्विंटन डिकॉक जो थे वो तो अब वहां पर सियासत है, लेकिन अभी देखते हैं। मुझे लगता है यही है कि शायद वो जो है जो टेस्ट मैचेस में एडन नॉर्क्रम को वो शायद कप्तान वही होंगे, क्विंटन डिकॉक, और वो बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं। ठीक है, मार्क बाउचर जो है वो कोच रहेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब अब पीएसएल की जानिब आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल एक्साइटेड। आप कह रहे हैं कराची एक्साइटेड नहीं है, एक तो इसकी बुनियादी वजह आप कह रहे हैं, ये इस पे लोगों के बड़े सवाल है कि लीग यहाँ पे हो रही है, सेरेमनी हम इस्तांबुल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या किसी खास मखसूस शख्सियत या आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा हो रहा है? क्रिकेट बोर्ड के खुद एहलकार मजे लेना चाहते थे टर्की जाने के कोविड के बाद, ये क्यों किया? पाकिस्तान में कर लेते रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड ही करना था और ऑन एयर करना था बाद में। तो इमरान, आपकी दूसरी वाली बात सही है, क्योंकि अब तो दुबई में खत्म हो गया है पीएसएल। पहले मेरे जो जराए बताते हैं कि पहले पीएसएल की ये रिकॉर्डिंग दुबई में होना थी, लेकिन वहां कोविड की वजह से मसाइल थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो कहीं और चलते हैं, तो टर्की चले गए। मेरे ख्याल में आपको देखें कि 22 करोड़ रुपए पिछले साल ओपनिंग सेरेमनी पे खर्च किए, और वसीम खान साहब कल कह रहे हैं कि टेक्निकल लोग होंगे। बाद लोग इस जानिब भी इशारा करते हैं कि वो कौन से होंगे, क्या वो भारत से ताल्लुक रखते हैं जो उनको वहां बुलाया गया? टेक्निकल लोग कौन से होंगे कि हम चाहते हैं कि बड़ी अच्छी सेरेमनी आए। भाई अब पैसा बहुत ज्यादा है, कोविड में दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है वो माली तौर पर थोड़ी मुश्किलात का शिकार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमीर से अमीरतर हुआ है, तो लगता ही है कि उस पैसे को खर्च के लिए पीसीबी के ऑफिशियल्स भी गए, गुलकार भी गए। अब देखें इमरान, इन पर जब तनकीद हुई गाने पर या इन पर क्रिटिसिज्म हुआ, तो अब ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए गाना गवा रहे हैं, आतिफ असलम को लेकर आ रहे हैं और दीगर लोगों को, ताकि किसी तरीके से उसको बैलेंस किया जा सके। अली जफर फिर भी नहीं है, उनके नापसंदीदा है, क्योंकि वो नजम सेठी साहब ने उनसे 3 गाने गवा लिए थे। फवाद खान ने एक गाना गाया है, आपको पता होगा, अदाकार ने, आप तो शोबिज से भी वाबस्ता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन पीएसएल की वजह से पीसीबी वालों के मजे आ गए कि वो चले गए जरा तुर्की घूम फिर कर आ गए, वरना कोविड में तो अपने घर के अलावा लोग कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। बात तो आपसे होती रहेगी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और सभी के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर तज्जियाकार, उनका ये कहना है कि कोई वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर इस सेरेमनी को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से आर्टिस्ट टर्की जाएंगे, वहां पर रिकॉर्ड करवाएंगे, वजह समझ नहीं आती। इस पर हम बात करते रहेंगे, ये हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में कराची शहर के लिए अच्छी खबरें कम ही आती हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर है हमारे पास, तो हमने कहा कि जाते जाते इस पर बात कर लें। वफाक की जानिब से 50 जदीद फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स की हवालगी की तकरीब कराची में हुई। काफ़ी शोर था इसका, कुछ तनकीद भी हुई थी जब अली जैदी साहब जो कि शिपिंग एंड पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर, उन्होंने कहा था कि इमरान खान की तरफ से तोहफा है। तो मुझ समेत बहुत से लोगों ने कहा था कि तोहफा क्या, हमारे टैक्स के पैसे से आए, कौन सा ज़ाती पैसे से आए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को फायर टेंडर्स की चाबियां दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट 24 फायर टेंडर्स बल्दिया उज़्मा कराची को दिए गए हैं, जबकि 24 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर कुरंगी एसोसिएशन जो ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी है उसको दिए गए हैं। इसी तरीके से नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, बिन कासिम इंडस्ट्री, पाक सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को 2-2 और कुरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क और कराची चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री को 1 फायर टेंडर दिया गया है। इसी हवाले से हम अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जुबैर नज़ीर खान, उनसे हम जानेंगे। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब कराची वालों के मसाइल सुने जाएंगे। पहले तो सिंध के पास बड़े बहाने होते थे, अब मेरे ख्याल से बहाने की कोई रीजन रह नहीं जाती है। देखिए, बड़ी खुश आइन बात है कि वफाक की जानिब से जो कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स जो है KMC के हवाले किए गए हैं। एक अहलियान कराची की जानिब से बड़ा दरीना मुतालबा था, क्योंकि कराची आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल हब है और बहुत ही गुंजान आबाद यानी इलाके यहाँ पर हैं। और बाद औक़ात खुदा खासकर जब कभी किसी इलाके में आग वगैरह लग जाती है तो गुंजान आबाद इलाकों में जो है आम तौर पर जो फायर फाइटर्स हैं उनके पहुंचने में जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से सनती इलाकों में जब आग लगती है तो बहुत वो तशवीशनाक सूरत हाल होती है। लेकिन अब ये चीन से आने वाले जो 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर जो कराची को मिले हैं, तो ये बड़ी खुश आइन अमर है और इससे कराची के फायर इमरजेंसी सिस्टम को जो है बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ये जदीद फायर टेंडर्स जो है आग पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, उनके बेहतरीन अंदाज में जो है इकदाम कर सकते हैं। ये मैं बता दूं कि कराची के लिए वफाक की जानिब से दिया गया है, जिसको जैसा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ इदारों को जो है इन्होंने तकसीम कर दिया है। कि बुनियादी वजह KMC जो है मालियाती खसारे का शिकार थी, जिसके सबब जो है वफाक ने फैसला किया कि तो पार्टनरशिप के तहत जो है मुख्तलिफ इदारों को तकसीम कर दी जाए, जो कि वो उसके पेट्रोल और डीजल वगैरह के अखराजात जो बर्दाश्त करेंगे। ये एक अच्छा इक़दाम है। ठीक है, अच्छा इक़दाम है। बहुत शुक्रिया जुबैर नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है और हमने अपने शो पे आपके साथ शेयर बिल्कुल। और कराची के ही एक और रहनुमा, उनका जिक्र आज ज़रूरी है। आज नईमुल हक साहब की बरसी है 15 फरवरी 2020 को, यानी कि आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ। बहुत देरीना साथी थे तहरीक इंसाफ, जो कि मौजूदा हुकूमती जमात है उसके बानियान में से एक थे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन पोलिटिकल अफेयर्स भी थे। ब्लड कैंसर में मुब्तला थे और आज के दिन, आज से 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। 11 जुलाई 1949 को पैदा हुए और कराची के हवाले से खासतौर पे PTI के सेंट्रल सेक्रेटरी भी रहे और कराची के हवाले से मरकजी रहनुमा रहे। और कराची में जो बहुत बड़ी कामयाबी 2018 के इंतखाबात में मिली, उसमें जो लोगों का इंतखाब था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नईमुल हक साहब का रहा। सो पोलिटिकली उनकी सर्विसेज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब ने जब उनका इंतकाल हुआ था गहरे दुख और दुख का भी इजहार किया था। आज भी आई डोंट नो वेदर इमरान खान साहब ट्वीटेड और नॉट, बट तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान था नईमुल हक साहब का दुनिया से जाना। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, सेनेट के हवाले से आज आखिरी दिन है और 100 उम्मीदवार तकरीबन इस हवाले से कागजात नामजदगी आज आखिरी रोज जमा कराएंगे। और तारिक फजल, फरा अकबर, फरजाना और अब्बास ज़हीर खोकर, दोस्त महसूद, नजीबुल्लाह खटक, शाजिया तहमास, कई नए नाम सामने आ गए। और तहरीक इंसाफ को पहले अब्दुल कादिर साहब के हवाले से सुबकी का सामना था बलूचिस्तान में, जिस पे उनका नाम वापस लेना पड़ा था टिकट जारी करने पे। और अब सिंध में भी कुछ ऐसे मामला हैं जो सिंध की मरकजी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने एक खत लिखा इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध को और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो टिकट्स जारी किए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस हवाले से भी मतलब सेनेट की, हाँ। और अगर हम पंजाब में अरबला बात करें तो पंजाब में 17, सिंध के 22, KPK में 30, बलूचिस्तान 25 और इस्लामाबाद से 6 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इब्तदाई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल जारी की जाएगी। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी, वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नामजद किया जाना है। और अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वफाक में से या इस्लामाबाद में से मुंतखब हो जाते हैं तो वफाक
वफाकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर या उन नंबर्स के ऊपर जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे और बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। सो 3 मार्च को ये इंतखाबात होने, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। गवर्नमेंट की जिस तरह शेख साहब भी आज थे, बहुत चल थे और उन्होंने हफीज शेख साहब की जो जीत है उसको भी पेशगोई कर दी और उनके ख्याल में अभी उनके कोई प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट इस मामले में सोच चल अबाउट इट। सो हम भी चल करते हैं और हम आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हम हमेशा आपको कहते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कीजिए, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, सेगमेंट्स में आप देखते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं हम अपने शो में इंडक्ट करें, डू लेट अस नो। हम उसको बहुत वेलकम करते हैं वाम तरीके से कि हमारी जो टीम है वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेगी। सो आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है और आपसे मुलाकात होगी हमारी कल, और तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।